IVM। हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंस वाणी। पेश है मधु कांकड़िया की कहानी उलझन, जिसे आवाज दे रही हैं जश्न कलम की कलाकार शाश्विता शर्मा। प्रेम पत्र पाना नियामत होता है, पर फर्ज कीजिए आपको कहीं से ऐसा प्रेम पत्र मिले जो नियामत नहीं, कयामत की तरह आप पर गिरे, तो आप क्या करेंगे? याद करेंगे मूल तत्व की तलाश में लगे उस रैक्व मुनि को, जिसने किसी कोमलता के संपर्क या कहें किसी नारी के प्रथम संपर्क में आने के बाद अपनी पीठ पर लगातार खुजली महसूस की थी और कहा था, सब हवा है। ये कहानी भी उसी हवा को पकड़ने की एक असफल चेष्टा है। पता नहीं पतझड़ का वो कौन सा पल था जिसने मुझे बुद्ध बना दिया था। उसने अपने पत्र में लिखा था, ट्रूथ इज ऑलवेज ब्यूटिफुल। प्रेम सृष्टि का मूल तत्व है। बुद्ध ने पहला प्रेम यशोधरा से किया था। वृद्ध को देखकर भी पहला ख्याल उन्हें यही आया कि क्या मेरी यशोधरा भी एक दिन ऐसी हो जाएगी। तुम्हें जानकर मैंने जाना कि जहां प्यार और सहानुभूति तरंगित होते हैं, वहीं जीवन पुनः संचारित होता है। सत्य के इस एक पल में मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर मैं सच्चाई को भी कम प्यार नहीं करता। इसलिए लिखने की हिम्मत करता हूं कि तुम में मैं अपना विस्तार देखता हूं। पत्र मुझ पर किसी भारी भरकम चट्टान की तरह गिरा था। उस एक पत्र ने जिंदगी और मर्द पर मेरी राय बदल दी थी। पत्र वाली वो रात उस सदी की सबसे लंबी और घुटन पैदा करने वाली रात थी। लगा जैसे ये आखिरी पुल भी टूटा। अब क्या मैं पहले की तरह उससे खुलकर उन्मुक्त होकर बात कर पाऊंगी? जाने क्यों मुझे लगा था कि मेघेन कभी ऐसा नहीं करेगा। उसके ख्वाबों और ख्यालों की खूबसूरती पर नाज था मुझे। वो मुझे सबसे अलग धरातल पर खड़ा नजर आता था। जिसके भीतर की सत्ता में तो कोई कॉमरेड नुमा हथौड़े वाला आसन जमाए बैठा था, वो एकाएक मजनू कैसे बन गया था? जिस दोस्ती को सबसे निरापद समझा था, उसने भी आखिर दिखाई दिया था अपना रंग। ये भी एहसास हुआ कि जो सच नजर आता है वो सच नहीं होता। लगा जैसे दोस्ती के फर्स्ट क्लास से जबरदस्ती प्रेम की पथरीली सड़क पर फेंक दी गई हूं। फेंकने वाला कोई अंग्रेज नहीं, बल्कि मेरा अपना ही दोस्त था। पत्र पढ़कर मैं अपमान से तिलमिला उठी थी। वैसे मेरे गुस्से और अपमान की कोई तार्किक वजह तो न थी। आखिर प्रेम करना तो हर एक का अधिकार हो ही सकता है। पर उस समय की नाजुक उम्र, प्रेम जैसा गंगा नहाया शब्द, और तब की मैं। जो भी हो, मेरे ठंडे ठहरे शांत और संतुलित भाव सिंधु में जबरन पत्थर फेंक वृत्त पैदा करने की उसकी असभ्य चेष्टा, मन खांडव वन की तरह जलने लगा। मैं न सह पा रही थी न रह पा रही थी। एक तरफ दोस्ती के छूटने का अथाह गम, तो एक तरफ उसे आहत करने का जानलेवा मलाल। ओह, सब कुछ तो कितना अच्छा चल रहा था। क्या जरूरत थी दोस्ती पर ये बुलडोजर चलाने की? कितना कुछ तो हम दे ले रहे थे एक दूसरे को। पर मानव मन की रहस्यमयता, क्या उसे अंदेशा होगा कि इसे पढ़कर मुझ पर क्या गुजरेगी? इतना मासूम भी नहीं वो कि 1.5 साल की हमारी इस दोस्ती में उसे मेरी भावनाओं की थाह न मिल पाई हो। सत्य यह भी था कि उसे मुझसे कोई उम्मीद न थी। वो शायद ये भी जानता था कि मेरे लिए कभी भी संभव न होगा इस रिश्ते को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाना। उसने लिखा भी था, मैं जानता हूं कि आज मैं जो देख रहा हूं तुम्हारी आंखों में, वो आने वाले समय का सत्य नहीं होगा। फिर भी मुझे जानना है कि जो मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में, क्या वो सत्य नहीं? मेरी तो सिर्फ आंखों में ही नहीं,
रोम रोम में तुम्हारे लिए जो भरा है उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बस मुझे एक बार कह दो कि जो मैं देख रहा हूं तुम्हारी आंखों में अपने लिए, वो क्या वो नहीं है जो मैं महसूस कर रहा हूं? प्लीज इस सवाल को टालना नहीं। मुझे जवाब चाहिए हर हाल में, जिससे यदि मैं किसी गलतफहमी का शिकार भी हूं तो मैं खुद ही ढहा दूं गलतफहमियों से बने इस राजमहल को, और साथ में इसके बाद के 3 बिंदुओं ने जो अनकहा छोड़ा उसमें मेरी सांसें अटक गईं। जाने कितने असफल प्रेमियों की आत्महत्या के किस्से जादूगर के झोले से सर सर निकलने लगे। ये तो मैं दावे के साथ पूरी ईमानदारी से कह सकती हूं कि जिन भावनाओं के आवेग में वो था, वो न रूप की प्यास थी और ना ही वासना का आवेग। फिर क्यों किया उसने ऐसा? सुलगती रही मैं भीतरी आंच से। क्यों बनना चाहा उसने एक भरोसेमंद दोस्त से एक अनचाहा प्रेमी? क्या मजबूरी रही होगी उसकी? आत्मा की अकुलाहट या प्यार के ख्याल से प्यार? मैं अच्छी तरह खुद को पढ़ पा रही थी। मेरे लिए वो सिर्फ एक दोस्त था, अच्छा दोस्त, बस, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। साहस की कमी कभी न थी मुझ में। यदि कुछ ऐसा होता मेरे मन में तो स्वागत करती उस पत्र का, पर बात थी भावनाओं के प्रति ईमानदारी की। कोमल कोमल भावनाओं और स्वप्नों में रेशमी धागे से जो कुछ मैंने बुना था, मैं नहीं जानती थी कि उसका हकदार कौन होगा, पर मेरा मन ये अच्छी तरह जानता था कि वो मेघेन नहीं था, हरगिज नहीं। मैंने उसके 8 पेज के लंबे पत्र के जवाब में तुरंत 3 शब्द लिखे, नो नो नेवर। पर तभी ख्याल में बिजली की तरह कौंधा कि अगले सप्ताह से ही तो शुरू हो रहे हैं हमारे सेमेस्टर। वो इतना भावुक, वो मेघेन यदि सह नहीं पाया इस नो को और कर बैठा कुछ उल्टा पुल्टा तो? सोचने के साथ ही कौंध गई नेह बरसाती उसकी बुजुर्ग सी हंसी। पत्र पकड़ाते पानी भरे खेत सी उसकी भीगी भीगी आंखें। ये तो भी उतना ही जानलेवा था जितना उसका पत्र। कोसने लगी मैं खुद को। क्या जरूरत थी इतनी पेंगे बढ़ाने की? क्यों जानबूझकर अनदेखा किया चाहत भरी उसकी आंखों के मौन आमंत्रण को? क्यों संदेह का लाभ देती रही उसे? दोस्ती का लुत्फ उठाया तो अब झेलो इन तीरों को भी। मुफ्त यहां कहां कुछ मिलता है। पर सच कहूं, उसने ही तो खोला था मुझे मिलवाया था जिंदगी से, खुद से। मुझे बनाया था थोड़ा और इंसान। मेरी घी, तेल, चीनी और आटे की दुनिया में कई खिड़कियां खोली थी उसने। बुद्ध की, विवेकानंद की, मार्क्स, लेनिन, गोरकी की। उन्हीं दिनों कोलकाता नक्सलवाद के असफल आंदोलन से गुजर रहा था और हमारे विश्वविद्यालय की दीवारें अभी तक धूमिल रंगों में ही सही, नक्सलवाड़ी लाल सलाम, चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन, क्रांति बंदूक की नली से निकलती है, ऐसे नारों से अटी पड़ी थी। उन नारों के पीछे की कहानी उसी ने मुझे समझाई थी। उसकी बौद्धिकता मुझे सींचती थी। कभी वो गंदी बस्तियों में रहने वाले थके हारे लोगों की जिंदगियों का राजदूत बन जाता, तो कभी जब वो सीने पर हाथ रखकर कहता, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, तब लगता जैसे सचमुच बुद्ध की आत्मा उसमें घुस गई है। उन पलों उसके पीले थके थके से चेहरे और उसकी आसमानी आंखों में हर एक के लिए करुणा और ममता भरी हुई मिलती। कई बार लगता जैसे ईश्वर ने उसे लड़की बनाते बनाते लड़का बना दिया है। वो अक्सर मुझसे कहता, ये ठीक नहीं कि आम लोगों की जिंदगी में हमारी दिलचस्पी लगातार कम होती जा रही है। पर आम लोगों तक पहुंचती पहुंचती उसकी दिलचस्पी मुझ तक एकाएक क्यों पहुंच गई? उसके पत्र को मिले 6 घंटे हो गए थे और कल तक मुझे जवाब देना था, क्या मैं भी उसके प्रति ऐसी भावना रखती हूं या नहीं। मेरी जानलेवा उधेड़बुन जारी थी। ये तो आज समझ पाई हूं कि जीवन इसी उधेड़बुन का दूसरा नाम है, कि एक दिन बुनी जाती है कोई कहानी, कोई संकल्प, कोई वचन, और दूसरे ही दिन उधेड़ दिया जाता है। उस समय तो सारी चेतना और इंद्रियों में यही समाया था कि काश वो नहीं होता जो हुआ। कौन समझ सकता था एक प्यारे दोस्त को खोने की पीड़ा? दोस्त के करियर को बचाने के लिए झूठ बोलूं,
या भावनाओं के प्रति ईमानदार रहूं। डर ये भी कि फिर हाँ के साथ ही शुरू हो जाएगी एक झूठी प्रेम कहानी अपने किरदारों के साथ। स्मृति के पर्दे पर घूम गए, किसी अनजान पेड़ के नीचे हाथों में हाथ लिए, चिपके सिमटे एक दूसरे की आंखों में तैरते प्रेमी युगल। मेरी कल्पना में, मेरे स्वप्नों में भी था ये सब, पर उन स्वप्नों का राजकुमार वो तो नहीं ही था, वो भी नहीं सकता था। उफ, ये सेमेस्टर एग्जाम सिर पर ना होते तो अभी जाकर भिड़ जाती और बता देती कि क्या है वो। सेमेस्टर का पहला दिन, तब कलकत्ता कोलकाता नहीं हुआ था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी का मेरा पहला दिन, लड़के लड़कियों के साथ पढ़ने का वो पहला रोमांच। सारे बंगालियों के बीच मैं अकेली मारवाड़न, अपनी वेशभूषा और सहमेपन के चलते कतार से अलग थलग, टूटी फूटी बंगाली और काम चलाऊ अंग्रेजी की थोड़ी सी पूंजी। ऐसे में एक दिन उसे हिंदी बोलते सुना तो जैसे रेगिस्तान में कमल खिल गए। अरे आपको हिंदी आती है? वो हंसा, दूध धुली मुस्कान, धूप खिले दिन में। किसी ने बताया कि वो नरेंद्रपुर कॉलेज से था और बीए में उसने 7वां रैंक हासिल किया था। ये भी देखा कि उसके नोट्स की क्लास में धूम मची रहती है। मैंने भी एक बार उससे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के नोट्स मांगे थे। खुशी खुशी दिए थे उसने मुझे अपने नोट्स। उन दिनों जेरोक्स नहीं था। 1975 का वो जमाना। दकियानूसी मेरा परिवार, न मुझे रास्तों की पूरी पहचान, न घर से जाने की अनुमति। ऐसे में इकोनॉमिक्स से एमए की पढ़ाई। वो न सिर्फ मुझे अपने नोट्स देता बल्कि कई बार लाइब्रेरी से मेरे लिए अपने नोट्स की कार्बन कॉपी बनाकर भी मुझे दे देता। यदि उसके नोट्स नहीं मिलते तो क्या मैं कर पाती एमए? नामुमकिन। फिर नोट्स देते लेते धीरे धीरे वो खुला, किसी रहस्य की तरह, धीरे धीरे जंगली फूलों की तरह। जाने कैसे फैलती पनपती गई हमारी दोस्ती। वो सचमुच अनूठा था, अलबेला था। बाकी दोस्त जहां हमसे सिर्फ फिल्मों की, गानों की या थोड़े बहुत साहित्य वाहित्य की बात कर लेते थे, पर भूल कर भी हमसे राजनीति की बात नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि हम ढपोर शंख राजनीति क्या ही समझेंगे। वो मुझसे आगे बढ़कर राजनीति और समय की चुनौतियों की बात करता और बड़े धैर्य के साथ मेरा कुहासा छाटता। उसने कभी मारवाड़ी होने के नाते मुझे डंडी मारने वालों की जमात में नहीं समझा। उसने ही पहली बार मुझे हरमन हेस की सिद्धार्थ किताब दी थी। उसके बाद एक किताबों का जो आदान प्रदान हुआ, उसने सचमुच मुझ में जीवन के साथ जीवन चेतना भी भरी। वो मुझे कभी घाटशिला तो कभी छोटा नागपुर की कहानियां सुनाता, जहां इंसान अपनी संपूर्ण कुरूपता के साथ सामने आता, लालच और लोभ का पुतला बना। इन्हीं जिंदा कहानियों ने मेरे मन की कच्ची माटी पर ज्ञान और चेतना का बीज रोपा। तो फिर ऐसे दोस्त के खातिर क्या मुझे थोड़ा सा झूठ नहीं बोल देना चाहिए? वो भी बस 18 दिनों के लिए, क्योंकि 7 दिनों बाद हमारे 3rd सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू होने वाली थी और उसके बाद 10 दिनों तक चलने वाले हमारे पेपर्स। पर एक बार बोले गए झूठ को वापस लौटा पाना क्या इतना सहज होगा? इस बीच 18 दिनों में उसके भीतर भी ख्वाबों और ख्यालों की न जाने कितनी नई दुनियाएं बस चुकी होंगी। क्या संभव होगा फिर से उन लहरों को सम पर लाना? कितना स्वप्निल था वो, ये मुझे पता था। नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूं? मन में ठान लिया कि नहीं बोलना कुछ भी ऐसा जिसकी गवाही मेरा अंतःकरण ना दे। मेरे लिए ये सेमेस्टर से भी बड़ा एग्जाम था। दूर क्षितिज पर डूबता सूरज मुझसे आंख मिलाता हुआ जैसे कह रहा था, धीरे धीरे सब व्यतीत हो जाएगा, बस इस एक पल को बचा लो। उस एहसास ने एक गहरी उदासी से इस कदर भर दिया मुझे कि मेरी आंखें डबडबा गईं। मेरा इंसानी दायरा, मेरे सारे ख्याल सिमट गए आने वाले 18 दिनों के दायरे में। जाने कितनी प्रेम कथाएं लिखी गई होंगी हमारे विश्वविद्यालय के प्रांगण में, कितनी तो उड़ उड़ कर पहुंच रही थी हम तक, पर ऐसी झूठी प्रेम कथा भी क्या लिखी गई होगी इन फिजाओं में? झूठी इसलिए कि आखिर मैंने भी नरोवा कुंजरोवा की तर्ज पर उस पत्र का उत्तर कुछ गोल मटोल सा दिया।
आज इतने सालों बाद बस इतना भर याद है कि अगर मगर लगाकर मैंने जो लिखा था उसका भावार्थ ये था कि सत्य शब्दों का मोहताज नहीं होता है। और उसने भी उस अति संक्षिप्त पत्र का सिर्फ नरोवा वाला भाग पढ़ा। कुंजरोवा वाला भाग प्रेम में डूबी उसकी धुंधली आंखों को शायद दिखाई नहीं। वो कहते हैं ना, मैन बिलीव्स व्हाट ही लव्स टू बिलीव। उसके बाद के 18 दिन सचमुच जानलेवा, यातनामय दिन थे मेरे लिए। गर्म दूध की तरह फूंक फूंक और संभल संभल कर चलने वाले दिन, जहां उसके दूसरे सहपाठी करियर की चिंता में किताबों की दुनिया में डूबे रहते। लाइब्रेरी में दिन भर आवाजाही चलती रहती। सबकी कई कई दिनों की बढ़ी हुई दाढ़ी मार्क्स की दाढ़ी से टक्कर लेती। बढ़े हुए बेतरतीब बाल और आंखों के नीचे जमी हल्की कालिमा उनके घोर पढ़ाकू होने का प्रमाण पत्र पेश करती। वहीं मेघेन मीठे मीठे स्वप्नों में खोया प्रेम की झील में तैरता रहता। मैं खुद को कोसती कि उसके करियर को बचाने के लिए जिस विराट झूठ का सहारा लिया, वही झूठ उसके करियर को कहीं स्वाहा न कर दे। पर मैं बीच भंवर में फंस चुकी थी। अब हुआ अनहुआ नहीं हो सकता था। मैं उसे यदि किताबों की दुनिया में डुबोने की कोशिश भी करती तो नया नया प्रेमी बना वो ताजमहल विरक्त हो उठता। जी लेने दो, जी भर के जी लेने दो इन स्वप्निल पलों को। जी भर कर भीग जाने दो मेरी सूखी आत्मा को। उसके पांव मेरे आगे चलते तो मन पीछे। कई बार मेरा दकियानूसी परिवार मेरा सबसे बड़ा कवच कुंडल बन जाता। वो आग्रह करता कुछ देर और रुक जाने के लिए। उसे अच्छा लगता झड़ते पत्तों को देखना और यूनिवर्सिटी के पीछे बने ऊंचे ऊंचे पेड़ों के झुटपुटे के एकांत में गहराई से मुझे देखते हुए मुझसे खामोश संवाद करना। जब तक चलता उसका संवाद, मैं अपने को जब्त कर अनंत शाखाओं वाले सबसे ऊंचे वटवृक्ष की सबसे नीची शाखा पर बैठे कौवों को गिनती रहती। वो उत्सव की तरह झूम झूम आगे आगे चलता, प्रेम के रहस्य को थामे अर्थी की तरह मैं उसके पीछे पीछे। उफ, कितना अंतर था होने और दिखने में। कितना मुश्किल होता है सांझ की छाया में विकल दृष्टि की दिपदिपाती लौ के ताप को झेलना। वो जो था वही दिख रहा था, अपने को होने दे रहा था, इसलिए बहुत सहज और स्वाभाविक था। इतना कि मेघ जैसे उस मेघेन को छू भर लूं तो झड़ जाए। मैं जो थी उसे छिपा रही थी, इसलिए घुटन से भरी थी। ऑक्सीजन की कमी महसूस कर रही थी। भीतर अपने से लड़ती और बाहर शहीदाना खामोशी ओढ़े रहती। रह रहकर अपने आप पर झल्ला जाती, ऊल जलूल सोचने लगती। कहाँ दोस्ती के उन्मुक्त आकाश में उड़ते दो वन पाखी और कहाँ चूहेदानी में फंसे ये लम्हे। प्रेम का घुटन बाड़ा। मेरे लिए ये भी अच्छा था कि मेरे मन को वो सुन ही नहीं सका, न पढ़ सका वो अदृश्य इबारत जो साफ साफ लिखी थी मेरे खामोश चेहरे पर। कई बार हिम्मत कर वो मेरे हाथ पकड़ लेता, प्यार से दबा देता, फिर खामोश हो जाता। खामोशी प्रेमियों की भाषा है कि तर्ज पर। कहाँ प्रेमी बनने की पूर्व उसकी मनभावन जी जुड़ावन बातें, धरती के आंसू, जंगल के जख्म, प्रकृति की पीड़ा के साथ नक्सलवाद, पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार, बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम और देश में लगी इमरजेंसी जैसे गरम गरम विषय पर उसकी गर्मा गर्म बहस। और कहाँ ये जानलेवा खामोशी। मैं कोशिश भी करती संवाद को गर्मा गर्म मसालेदार विषयों पर लाने की, तो मेरी आंखों में आंखें डाल जाने किस प्रेम की झील में वो तैरने लगता। वो सचमुच एक प्यासी आत्मा था, जाने किन जलाशयों, नदियों और सरोवरों की खोज में अटकते भटकते मुझ तक पहुंचा था। इधर मैं थी कि मेरी प्यास का तो कोई संबंध ही न था उस पानी से जो उसके भीतर छलछला रहा था। एक दिन उसने बहुत बड़ा दुस्साहस करने की चेष्टा की। वो हमारी क्लास का अंतिम दिन था। उसके बाद हमारे अंतिम सेमेस्टर के एग्जाम शुरू होने वाले थे। फिर यूनिवर्सिटी जीवन हमेशा के लिए खत्म होने वाला था। सब अपने अपने ठिकाने लगने वाले थे। जानलेवा आग्रह के साथ वो मुझे गंगा घाट ले गया। दूर दूर जाती नौकाएं, रुक रुक कर बहती हवा और आसपास की आवाजें, गंगा की कलकल ध्वनि और नीड़ की ओर वापस लौटते परिंदों के साथ मिलकर एक रहस्यमय वातावरण की सृष्टि कर रहे थे।
उस परिवेश में हम दो इंसान नहीं, दो भट्टियां थे जो अलग अलग सुलग रही थी। वो प्रेम किताब से, मैं ग्लानि किताब से। ऐसे में अप्रत्याशित रूप से उसका गहरा उष्ण आत्मीय स्पर्श और आलिंगन। मैं उसके स्पर्श, आलिंगन और प्रेम का प्रतिवाद करती कि दूर क्षितिज पर डूबते रक्ताब सूरज की रोशनी में मैंने उसकी आंखों को समुद्र होते देखा। वो उस समय एक साथ प्रेमी और सन्यासी की मुद्रा में था। क्या यथार्थ और क्या उसकी प्रतिछाया, सब गड़मड़ था। मेरे भीतर जाने कैसे वितृष्णा और उदारता के भाव एक साथ उभरे कि मैंने उन पलों को उसके उन भावों के साथ, खुद को अनिच्छा के साथ ही सही, बह जाने दिया। आखिर तो अब इन सब पर विराम लगने ही वाला था। 18 दिनों के उस महासंग्राम के बाद अच्छे मिजाज वाला वो दिन भी आया जब हमें हमारे अंतिम सेमेस्टर का परिणाम बताया गया। मुझे खुद से ज्यादा मेघेन के रिजल्ट की चिंता थी और मेरी खुशी का सचमुच पारावार न रहा जब मैंने जाना कि मेघेन को यूनिवर्सिटी में 3रा रैंक मिला है। मेरा काम हो चुका था। 2 विपरीत भावनाओं से मुठभेड़ का समय समाप्त हुआ। ख्वाबों से भरे उसके प्रेमी मन ने मिलने की ख्वाहिश की, तो ख्वाहिशों से खाली मेरे मन ने फिर अपने दकियानूसी परिवार का रोना रोया और मिलने से इनकार कर दिया। एक मन किया कि उसे अपनी भावना की सच्चाई से अवगत करा दूं, कह दूं कि उस पत्र में जो लिखा था वो झूठ था, सिर्फ और सिर्फ झूठ। पर जाने क्यों मैं ऐसा न कर सकी। एक मन कह रहा था कि कह देना चाहिए, तो दूसरा मन तुरंत प्रतिवाद कर देता, क्या होगा उस स्वाभिमानी को आहत कर। वैसे भी उसे तुरंत ही मुंबई में किसी राष्ट्रीय बैंक में अफसर की नौकरी मिल गई थी। मेरी जिंदगी से बहुत दूर जा चुका था वो। तट से नाव खुल चुकी थी, लहरें वापस लौट चुकी थी। बहरहाल 100 साल प्रतिज्ञा कर लूं, प्रिय मिलने का वचन भरो की तर्ज पर फिर मुझे एक प्रेम पत्र डाक से भेजकर बेमन से जिंदगी का चारा जुटाने पंछी उड़ गया। मैंने उस पत्र का भी कुछ जवाब न दिया, ये सोचकर कि यदि उसके भेजे में भेजा होगा तो वो मेरे इस अप्रत्याशित यू टर्न का मतलब समझ ही जाएगा। और इस तरह गीत की अधूरी पंक्तियों की तरह, उड़ते उड़ते अचानक ओझल हुए किसी वनपाखी की तरह धुआं हुई एक तरफा प्रेम कहानी। जेठ फिर जेठ हुआ, मैं हुई। नदी की तरह बहता रहा समय। वो 18 दिन, जिंदगी की वही काली पीली कतरन, वो अधूरी तस्वीर, किसी पिछले जन्म की घटना सदृश मेरी जिंदगी से कट भाप बन हवा में मिल चुकी थी। ठौर दर ठौर बदलती रही जिंदगी और मैं अपनी निजी जिंदगी के बंदोबस्त में पूरी तरह खुद को झोंकती गई। लेकिन हवा कुछ नहीं होता, सब लौट लौट कर फिर चला आता है, क्योंकि जिंदगी का जवाब जिंदगी है। ये समझावन बाकी थी, इसलिए वर्षों पूर्व के झुटलाए झूठ ने फिर से सर उठा लिया। एक उतरती शाम मोबाइल बजा। फोन पर वो, मैं हक्की बक्की, कहां से जुगाड़ लिया उसने मेरा नंबर। हेलो हेलो की गर्मजोशी के बाद उसने कहा, बड़ी मुश्किल से तुम्हारा नंबर मिला किसी पत्रिका के ऑफिस से। मेरे बेटे के पाठ्यक्रम में तुम्हारी एक कविता भी है, मुझे बहुत अच्छी लगी वो कविता। वो चहक रहा था जैसे सूखे काठ पड़े पेड़ पर अचानक बादल बरस गया हो। मुझे भी बुरा नहीं लगा, वक्त ने उसे सयाना बना दिया था। अतीत की परछाई का कोई अंश नहीं था वहां। अब वो फिर पहले वाला दोस्त सा बन गया था। देश दुनिया की बातचीत के बाद उसने पूछा, क्या लिख रही हो इन दिनों? अच्छा लगा मुझे। उसने मेरे निजी जीवन में नहीं, मेरे लेखन में दिलचस्पी ली। खास कुछ नहीं, बस उपन्यास चल रहा है। एक बात पूछूं? कोई पत्ता खड़का, दिल धड़का। यादों के बंधनवार फिर खोले जाएंगे। शायद परंपरागत प्रेमी की तरह यही पूछेगा, क्या तुम खुश हो? कल्पना में दिखने लगा वर्षों पूर्व का उसका पीला सकुचाता हुआ चेहरा। लेकिन उसने पूछा, क्या तुम्हारे किसी लेखन में मैं भी आया हूं? मौका था, मैं कह सकती थी आए हो, पर उस तरह नहीं जैसा तुम सोचते हो। सच्चाई ये है कि जैसा तुम हमारे रिश्ते के बारे में सोचते हो ना, वैसा कभी था ही नहीं वो हमारे बीच। वो पत्र झूठा था, पर जाने वो क्या भावना थी जो मुझे उस दिन भी सत्य कहने से रोके रही।
क्या फायदा बुझी आग में फूंक मारने से? क्या फायदा उसकी दुखती रग को बींधने का, जब मेरा जीवन उसकी पहुंच से बहुत दूर निकल ही चुका है। डर ये भी था कि कहीं इसी की सफाई न देनी पड़ जाए कि जब कुछ था ही नहीं तो फिर झूठ क्यों बोला। बहरहाल, एक चुप 100 सुख। बीत गए 35 वर्ष। इस बीच जीवन में जाने कितना जुड़ा, टूटा और छूटा, पर मेरे झूठ की सफलता कि उसके प्रेमी बने रहने के विश्वास की उसकी पतली नाजुक सी झिल्ली में कोई छेद तक ना हुआ। जाने कितने अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों को संबोधित करने के लिए आधी दुनिया घूम चुका था वो। उम्र रीतिकाल से भक्तिकाल की ओर मुड़ने लगी थी, पर प्रेम की कील उसकी वहीं उसी धुरी पर अटकी हुई थी। वहीं ठहरा हुआ था वो, अतीत की झूठी राख से जीवन की चिंगारी खोजता हुआ। मेरे हर जन्मदिन पर उसका फोन आता रहा। फिर एक बार उसने कहा, क्यों ना हम अपने बच्चों का संबंध ही कर दें? कितने होनहार हैं दोनों। जाने किस ऑक्सीजन की कमी का मारा था वो कि बोलते बोलते हांफने लगा था। ओह नो, ये क्या कह दिया उसने? ये वो मेरा दोस्त तो नहीं जिसने कभी मुझे मार्क्स और माओ के क्रांतिकारी नारों की समझ दी थी। उफ, क्या सचमुच उसने वही कहा था जो मैंने सुना? आज जो था वो वैसा तो कभी नहीं था वो। बच्चे क्या हमारी बपौती हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं समझ सकता, मैं जानती हूं उसे। फिर भी वो चाहत की कौन सी गुत्थी थी, जिंदगी की कौन सी कमी थी, कौन सा ऐसा हादसा था जिसने उसे रगड़ दिया था, घटा दिया था उसके सरोवर के पानी को, उसका वो तेजस्वी व्यक्तित्व? किसने गोबर पोत दिया था? क्यों? सवाल दर सवाल, मन का जायका जो बिगड़ा कि कड़क चाय से भी ना सुधरा। अलबत्ता जबरदस्त इच्छा हुई कि कह दूं वो जो सत्य है, अब बहुत हो गया, अब और लिहाज नहीं, खत्म करूं इस गलत फहमी को। पर ये क्या? 60 वर्ष की धूप की तपिश और उतरती सांझ की प्रशांति में भी वो क्या था जिसने फिर मुझे रोक दिया? जी कड़ा कर सब कुछ उगलने के लिए मुंह खोलना भी चाहा तो फूं फा जैसा कुछ निकला। लगा जैसे गले में गोला सा अटक गया है। उफ, सेमिनारों में जाने कितने तगड़े सूरमाओं को ऐन अपने सामने पटखनी दी, गिराया, उठाया, पर दूर बैठे उस मेघेन की गलतफहमियों के मेघ को क्यों ना छाट पाई मैं? उधर से हेलो हेलो कानों में गर्म गर्म शीशे की तरह पड़ता रहा। मैंने फोन काट दिया, उसने फिर जोड़ा, मैंने फिर काट दिया। एक मन ने फिर से डांट पिलाई, क्यों नहीं कहा? क्या सचमुच मन का कोई कोना अभी भी चाहता है उससे बंधे रहना, इसलिए नहीं कहा ना तुमने? वरन ऐसा क्या है जो नहीं कहा जा सके? दूसरे मन ने तुरंत प्रतिवाद किया, अब बहुत देर हो गई है, अब क्या उसे कहना जो कभी था ही नहीं। अब तो वो हाँ उसके दिल में इतनी गहरी धस गई है कि उसे उखाड़ना भी उतना ही जानलेवा है जितना कभी ना कहना था। दो मनों के बीच टंगी रही मैं, और पेड़ पर अटकी पतंग सा जाने कब तक, जब तक वो फड़फड़ाता रहा, अनकहा। आपने सुनी जश्न कलम की कलाकार शाश्विता शर्मा की आवाज में मधु कांकड़िया की कहानी उलझन। ये कहानी हंस पत्रिका के अगस्त 2021 अंक में प्रकाशित हुई थी। सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Think Fast, Varun and Suchita start off the new year with a deep dive into hybrid working models, the bustling creator economy, and end with some insights from the movie business. The Simplified Gang decode what Web3 and NFTs are with Eklavya Bhattacharya, an expert in the space.
On the Airball Diaries, Monisha and Nishant are joined by comedian Ashish Shakya. They discuss their introduction to the world of the NBA and what got them hooked. On Probation se Promotion tak Abhinav answers the age-old career question, passion or stability. And on the Life Manifesto, Zarina teaches us the much-needed art of decluttering. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And you can also check us out on YouTube. You can have a list of all of our shows at ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Working Monday to Friday glued to your chair making you feel dull? Worry not. Get your 5-minute weekly dose of travel around the world with Postcards from Nowhere. Join me every Thursday as I explore the strange, obscure, and fascinating parts of the world and bring out facets of travel you may not have thought of before. You can find us on the IVM Podcast app, website, or wherever you get your podcast from.